This video is for educational and knowledge purposes. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय ठाकुर, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका क्राइम की एक और रहस्यमयी कहानी में। कहानी की शुरुआत हो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप आने वाली कोई भी कहानी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से। 27 जून 2016 की रात गुजरात के सूरत शहर के पॉश इलाके प्लस पार्ले पॉइंट में स्थित सर्जन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 55 में जरीवाला परिवार के लिए एक आम दिन की तरह शुरुआत हुई। लेकिन कुछ घंटों बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे। दिशित जरीवाला सूरत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारियों में से एक थे। उनकी उम्र महज 26 साल थी, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही कपड़ा उद्योग में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। कटरगम इलाके में उनका खुद का एक बड़ा टेक्सटाइल यूनिट था। उनकी निजी जिंदगी भी सुखद थी। उनकी पत्नी वेल्सी और 1.5 साल की बेटी के साथ उनका जीवन खुशहाल चल रहा था। उस दिन शाम को दिशित अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार के घर डिनर के लिए गए। वहां सबने हंसी खुशी समय बिताया और रात करीब 9 बजे वे अपने फ्लैट लौट आए। दिशित ने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की और फिर पत्नी और बेटी के साथ पहली मंजिल पर अपने अपार्टमेंट में चले गए। घर पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद अचानक दिशित को याद आया कि उन्होंने पार्किंग की लाइट जलती छोड़ दी है। उन्होंने वेल्सी से कहा, मैं लाइट बंद करके आता हूं, और नीचे चले गए। वेल्सी अपनी बेटी को सुलाने में लग गई, लेकिन 10 मिनट बीत गए और दिशित वापस नहीं आए। वेल्सी को थोड़ी चिंता हुई। उसने सीढ़ियों से नीचे झांककर आवाज लगाई, दिशित। नीचे से धीमी आवाज आई, हाँ मैं आ रहा हूं। वेल्सी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ और मिनट बीत गए और दिशित अभी भी नहीं लौटे। अचानक वेल्सी को लगा जैसे कोई हलचल हो रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो नजारा उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सीढ़ियों पर 3 काले नकाबपोश मास्क लगाए और ग्लव्स पहने लोग थे, लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी उनमें से एक के हाथ में चाकू था, जो सीधे दिशित की गर्दन पर रखा गया था। वेल्सी की आंखों में डर का एक अलग ही खौफ था। तीनों बदमाश धीरे धीरे दिशित को सीढ़ियों पर धकेलते हुए ऊपर की ओर ला रहे थे। वेल्सी समझ गई कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था। उनमें से एक बदमाश ने दिशित के गले पर चाकू रख दिया। बाकी 2 बदमाश घर की तलाशी लेने लगे। बदमाशों ने घर का सारा कीमती सामान, नकदी और गहने लूटने शुरू कर दिए। वेल्सी ने कई गहने पहन रखे थे, जिन्हें बदमाशों ने उतारकर अपने बैग में डाल लिया। इसके बाद उन्होंने वेल्सी को आदेश दिया कि वो अपनी बेटी को उठाएं और चुपचाप बाथरूम में चली जाए। वेल्सी ने डर के मारे वैसा ही किया। बदमाशों ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और लूटपाट जारी रखी। घंटों तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वेल्सी को एहसास हुआ कि घर में अब कोई हलचल नहीं है। घबराई वेल्सी ने बाथरूम की कांच की खिड़की तोड़ दी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। पड़ोसियों ने आवाज सुनी और दौड़कर घर की ओर आए। जब वे अंदर पहुंचे तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के दरवाजे खुले हुए थे, अलमारियां टूटी हुई थी, पूरा सामान बिखरा पड़ा था। जैसे ही पड़ोसी ऊपर दिशित के बेडरूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दिशित बेड पर खून से लथपथ पड़ा था। पूरा बिस्तर खून से सन चुका था। यह दृश्य देखकर पड़ोसियों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने घर की तलाशी ली और पाया कि लूटपाट के साफ साफ निशान थे। दिशित का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सुबह होते ही यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। न्यूज रिपोर्टर, व्यापारी और अन्य लोग घटनास्थल पर जमा होने लगे। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी
कि इस मामले का इकलौता चश्मदीद गवाह वेल्सी थी, लेकिन वो सदमे में थी। वो लगातार रो रही थी और बार बार बेहोश हो रही थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उससे पूछताछ की जा सके। घर में दिशित के माता पिता भी रहते थे, लेकिन वे घूमने के लिए मॉरिशस गए हुए थे। पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ। पुलिस के लिए यह मामला सिर्फ लूटपाट नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हत्या लग रही थी। सवाल यह था कि आखिर यह कत्ल किसने और क्यों किया। जांच में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। एक फुटेज में दिखा कि रात 9:46 पर दिशित अपनी कार में घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके ठीक पीछे एक ऑटो भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही दिशित की कार सोसाइटी के गेट में दाखिल हुई, ऑटो अचानक रुक गया। कुछ सेकंड बाद वो यूटर्न लेकर वापस उसी रास्ते चला गया जिस तरफ से आया था। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से दो अनजान दिशित के घर की तरफ जाते दिखे। उनमें से एक के हाथ में एक बड़ा बैग था, जबकि दूसरा खाली हाथ था। सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ उनकी पीठ ही कैद हुई, जिससे उनकी पहचान कर पाना मुश्किल था। रात 9:50 पर ये दोनों दिशित के घर के अंदर दाखिल हो गए। इसके करीब 11:30 पर वही कार जिससे दिशित आया था घर से बाहर निकलती हुई दिखी। पुलिस के लिए यह साफ था कि चूंकि दिशित की हत्या हो चुकी थी, तो बदमाश ही कार लेकर फरार हुए थे। जांच के दौरान पता चला कि जिस रात यह घटना घटी, उस समय दिशित के माता पिता विदेश में थे और परिवार का कोई अन्य सदस्य भी शहर में मौजूद नहीं था। अब सवाल उठता था, क्या यह सब पहले से योजनाबद्ध था? क्या लुटेरों को यह पहले से मालूम था कि घर में दिशित के अलावा कोई नहीं होगा, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों को अपने संदेह के घेरे में लिया जिनके घर दिशित अपनी पत्नी वेल्सी के साथ डिनर के लिए गया था। क्या किसी करीबी का ही इसमें हाथ था? आखिर घर से गहने और 55,000 रुपए नगद भी चोरी हुए थे, मगर पूछताछ के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिला। उन लोगों का किसी अपराधी से संबंध भी नहीं निकला। लेकिन पुलिस का शक अब भी कायम था, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति इतनी सटीक जानकारी नहीं रख सकता था कि घर में सिर्फ दिशित ही मौजूद रहेगा। पुलिस की पड़ताल और बढ़ी। बंगले के नौकर, ड्राइवर, फैक्ट्री के कर्मचारी, दोस्त, सबसे पूछताछ हुई, मगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे दिशित की कोई दुश्मनी हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर के सभी दरवाजे सुरक्षित थे। कहीं कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था। इसका मतलब साफ था कि हत्यारों को किसी ने भीतर आने में मदद की थी। अगर यह सिर्फ लूटपाट का मामला होता, तो लुटेरे दिशित को ऊपर ले जाने की बजाय बाहर ही मार सकते थे। और अगर सिर्फ कत्ल ही उनका मकसद था, तो उन्होंने वेल्सी और उसकी बच्ची को क्यों छोड़ा? क्या उन्हें डर नहीं था कि वेल्सी उनके खिलाफ गवाही दे सकती थी? यह कत्ल लूटपाट से कहीं ज्यादा कुछ था। ऐसा लगने लगा कि यह किसी करीबी ने ही किया और फिर इसे डकैती का रूप दे दिया। पुलिस के पास कई सवाल थे, मगर जवाबों की तलाश अभी बाकी थी। शनिवार की रात थी। दिशित और वेल्सी अपने घर में थे। रात करीब 11 बजे अचानक वेल्सी की चीखें सुनाई दी। पड़ोसी दौड़कर आए तो उन्होंने देखा कि दिशित खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। वेल्सी रो रो कर बेहाल थी। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। दिशित की लाश ड्राइंग रूम में पड़ी थी। उसके पेट और गर्दन पर चाकू के कई वार किए गए थे। उधर वेल्सी ने पुलिस को बताया, 3 नकाबपोश लोग घर में घुसे थे। उन्होंने दिशित को नीचे घसीटा, फिर उसे मारते पीटते ऊपर लाए और चाकू से हमला कर दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। वे मुझे बाथरूम में बंद करके भाग गए, लेकिन पुलिस को यह कहानी सही नहीं लगी। पहला सवाल, लूटपाट हुई नहीं? पुलिस ने देखा कि दिशित के शरीर पर महंगी घड़ी, सोने की चेन और अंगूठी अब भी मौजूद थी। उसकी जेब में कई एटीएम कार्ड थे। अगर बदमाश लूटपाट के इरादे से आए थे, तो फिर वे ये सब सामान क्यों छोड़ गए?
दूसरा सवाल, क्या वेल्सी झूठ बोल रही थी? वेल्सी ने कहा कि दिशित पार्किंग की लाइट बंद करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर गया था और तभी बदमाशों ने हमला कर दिया। लेकिन जांच में पता चला कि पार्किंग की लाइट फर्स्ट फ्लोर से भी बंद की जा सकती थी। तो फिर दिशित को नीचे जाने की जरूरत ही क्या थी? तीसरा सवाल, तीसरा बदमाश कहाँ गया? वेल्सी ने दावा किया था कि 3 बदमाश घर में घुसे थे, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें सिर्फ 2 लोग दिखाई दिए, यानी वेल्सी ने झूठ बोला था। चौथा सवाल, वेल्सी ने कहा था कि बदमाशों ने दिशित को घसीटते हुए ऊपर लाया और फिर हमला किया, लेकिन पुलिस को एक और बात खटक रही थी। दिशित हमेशा चश्मा पहनता था। अगर उसे घसीटा गया था तो उसका चश्मा ग्राउंड फ्लोर या सीढ़ियों पर गिरा होना चाहिए था, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दिशित का चश्मा उसके चेहरे पर ठीक ठाक था। इन सभी सबूतों को जोड़ने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि वेल्सी कुछ छिपा रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वेल्सी किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर घंटों बात करती थी। जब पुलिस ने वेल्सी का कॉल रिकॉर्ड निकाला तो एक खास नंबर बार बार दिखा। वेल्सी का किसी और के साथ अफेयर था। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिशित को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। बदमाशों की कहानी सिर्फ एक नाटक थी ताकि हत्या को लूटपाट का मामला दिखाया जा सके, लेकिन उसकी छोटी छोटी गलतियों ने उसे पकड़वा दिया। 60 घंटे की जांच के बाद वेल्सी की साजिश बेनकाब हो चुकी थी। अब पुलिस के पास पूरा सच था और वेल्सी की गिरफ्तारी तय थी। दोस्तों, अब पुलिस वेल्सी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब पुलिस ने वेल्सी से सख्ती से पूछताछ की तो शुरुआत में वो खुद को मासूम बताती रही, लेकिन जैसे जैसे सबूत उसके खिलाफ जाते रहे वो टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पति का कत्ल करवाया था। वेल्सी का ये अपराध केवल पैसों के लिए नहीं था, ये एक अधूरे प्यार की कहानी थी जो लालच और स्वार्थ के कारण खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। दरअसल वेल्सी और सुकेतु मोदी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन वे दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकी। परिवार के दबाव में वेल्सी की शादी जनवरी 2013 में दिशित से कर दी गई। शादी के बाद वो धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी थी और अपने परिवार के साथ खुश थी। लेकिन 2016 की शुरुआत में एक पारिवारिक समारोह में वेल्सी और सुकेतु की मुलाकात हुई। पुराना प्यार फिर से जाग उठा। दोनों ने चोरी छिपे एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया और व्हाट्सएप पर बातें करने लगे। सुकेतु की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी से उसका रिश्ता खराब था। धीरे धीरे वेल्सी और सुकेतु ने यह तय कर लिया कि वे फिर से एक साथ रहेंगे, लेकिन वेल्सी दिशित को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी समाज में बदनामी होती और उसे दिशित की संपत्ति भी गंवानी पड़ती। इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रच डाली। वो साजिश थी दिशित को रास्ते से हटाने की। कत्ल से 2 दिन पहले सुकेतु और उसके ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह चौहान ने दिशित के घर की रेकी की थी। उन्होंने ये देखा कि उस सोसाइटी में लोगों की आवाजाही काफी थी, लेकिन 24 जून को दिशित के परिवार वाले मॉरिशस चले गए थे, जिससे उनकी प्लानिंग के लिए एक सुनहरा मौका मिल गया। 27 जून की रात जब दिशित अपने परिवार के साथ घर लौटा तो वेल्सी हर पल की खबर सुकेतु को दे रही थी। उसने खुद दरवाजा खुला रखा ताकि हत्यारे आसानी से अंदर आ सकें, और फिर कुछ ही मिनटों में दिशित का बेरमी से कत्ल कर दिया गया। वेल्सी वही खड़ी अपने पति को मरते हुए देख रही थी। हमलावरों ने अपने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे और उनके पास मिर्ची पाउडर भी था। दिशित कुछ ही पलों में दम तोड़ चुका था। इसके बाद वेल्सी ने खुद अपने गहने उतारकर हमलावरों को सौंप दिए और फिर घर के लॉकर से 55,000 रुपए भी निकाल कर दे दिए। उसने खुद ही पूरे घर का सामान बिखरवा दिया ताकि ये मामला कत्ल नहीं बल्कि लूटपाट का लगे। इसके बाद उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और हमलावरों से कहा कि बाहर से दरवाजा लॉक कर दें। इसके करीब 11 बजकर
30 मिनट पर वे दोनों दिशित की कार लेकर फरार हो गए। अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला लूटपाट जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो कई रहस्यमयी बातें सामने आने लगी। पुलिस को घर के अंदर घुसने के कोई निशान नहीं मिले थे। दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी जिसे जबरन तोड़ा नहीं गया था। इसका मतलब था कि किसी अंदर के ही व्यक्ति ने हत्यारों को अंदर आने दिया। इसके अलावा दिशित के शरीर से उसके पहने हुए गहने भी नहीं उतारे गए थे, जो किसी लूटपाट की घटना में असामान्य था। पुलिस ने हत्या के बाद कई सबूत जुटाए। दिशित के घर के पास वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज, जहां सुकेतु और वेल्सी अक्सर मिलते थे, कत्ल के दौरान पहने गए दस्ताने और मास्क जिन्हें धीरेंद्र ने पहना था। लेकिन जब कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ तो ज्यादातर गवाह अपने बयान से पलट गए। ऑटो चालक भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया। पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि सुकेतु और धीरेंद्र ही उस रात घर में घुसे थे, क्योंकि सीसीटीवी में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। कोर्ट में बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि सुकेतु को बाइक चलाने का शौक था, इसलिए उसने मास्क और ग्लव्स खरीदे थे, न कि हत्या के लिए। आखिरकार पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई कि यह कत्ल वेल्सी, सुकेतु और धीरेंद्र ने मिलकर किया था। 31 दिसंबर 2019 को अदालत ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। दिशित के परिवार को कभी यह पता ही नहीं चला था कि वेल्सी का शादी से पहले कोई प्रेम संबंध था। अगर वेल्सी के परिवार ने सच बताया होता तो शायद दिशित इस जाल में फंसने से बच सकता था। इस केस ने यह दिखाया कि कैसे कभी कभी अपराधी कानून की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। सच क्या था, ये केवल 3 लोग जानते थे, वेल्सी, सुकेतु और धीरेंद्र। लेकिन सच चाहे जो भी हो, यह घटना हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। धोखा, लालच और साजिश का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। वेल्सी ने अपने पति से बेइंसाफी करते हुए अपने पुराने प्रेमी के लिए उसे मरवाने का फैसला लिया। यह दिखाता है कि रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जब विश्वास टूटता है तो उसका अंजाम भयानक हो सकता है। हमें कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, खासकर जब वो व्यक्ति हमें अपनी पूरी जिंदगी का साथी मानता है। वेल्सी ने अपनी निजी इच्छाओं के लिए अपने परिवार को धोखा दिया और अपने स्वार्थ के लिए अपने पति की जान तक ले ली। यह बताता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और वो अपनी असलियत और अच्छे रिश्तों को ताक पर रख देता है। हमें अपने लालच पर काबू पाकर सही रास्ते पर चलना चाहिए। वेल्सी और उसके साथियों ने हत्या को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अंततः सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, सच सामने आता ही है। झूठ और धोखाधड़ी से बचना चाहिए, क्योंकि असल सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। इस कहानी में कानूनी खामियों का फायदा उठाया गया और आरोपी बरी हो गए। यह हमें यह सिखाता है कि कानून को और बेहतर बनाना जरूरी है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। इसके साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि कानून और सबूतों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी इन प्रक्रियाओं में भी खामियां हो सकती हैं। वेल्सी और सुकेतु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और सही संवाद होना जरूरी है। यदि वेल्सी ने अपने पहले प्रेमी से अपने भावनाओं के बारे में खुलकर बात की होती तो शायद ये घटना ना घटती। रिश्तों में झूठ, छिपाव और छल से बचना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहानी हमें जीवन में ईमानदारी, रिश्तों की अहमियत और स्वार्थ से बचने का महत्व सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव दें। मुलाकात होगी जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सभी को अलविदा।